नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। देश दुनिया शहर जिले से कौन सी है अहम और खास खबरें विस्तार से देखें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। शेयर बाजार में आज बड़ी गिरावट से हाहाकार, निवेशकारों को 13 लाख करोड़ का नुकसान। गुजरात के भरूच में स्वाभिमान यात्रा का समापन, चैतर वसावा को मिल रहा है जन समर्थन। और वडोदरा के लूणा में घरेलू गंदे पानी को ट्रीट करने एसटीपी का लोकार्पण, खेती में इस्तेमाल होगा ट्रीटेड पानी। लगातार ऊंचे जा रहे शेयर बाजार में आज हाहाकार मच गया जब निवेशकारों के करोड़ों रुपए डूब गए। शेयर बाजार में आज यानी 13 मार्च को बड़ी गिरावट देखने मिली है। सेंसेक्स 906 अंक की गिरावट के साथ 72,761 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 338 अंक की गिरावट रही। ये 21,997 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में गिरावट रही। स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में भी आज गिरावट देखी गई है। स्मॉल कैप इंडेक्स 2189 अंक गिरकर 40,641 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं मिड कैप इंडेक्स में 1,646 अंक यानी 4.20% की गिरावट रही। ये 37,591 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर मार्केट का मार्केट कैप कल यानी मंगलवार को 385 लाख करोड़ रुपए था, जो अब आज घटकर 372 लाख करोड़ हो गया है। यानी मार्केट कैप में 13 लाख करोड़ की गिरावट आई है। सर, आज शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने मिली है, क्या रहा आज का पूरा सिनारियो? आज का दिन तो बहुत ही खराब रहा, खास करके जो बैंकिंग शेयर थे अक्रॉस पूरे के पूरे सेंसेक्स और निफ्टी के जितने भी 50 शेयर्स ऑफ निफ्टी और 30 शेयर्स ऑफ सेंसेक्स बीएसई सभी के सभी रेड जोन के अंदर ही बंद रहे। उसका मेन कारण था वो मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर जिस तरह से उसके जो खरीदारी थी, पहले भरपूर खरीदारी थी, शनाब भाव ऊपर की तरफ जा रहे थे और ये सतर्कता बरतने की बहुत ही जरूरत थी। कुछ दिन पहले सेबी चेयरपर्सन ने भी इसके बारे में थोड़ा सचेत किया था। म्यूचुअल फंडों को भी सलाह मशवरा दिया था कि आप में थोड़ा सा सचेत करिए, क्योंकि जिस तरह से वैल्यूएशन है कहाँ तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है या उसको मैनिपुलेट किया जाता है। और पता नहीं क्या हुआ, आज 1 या 2 दिन से जितने भी म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर शहर में जो खरीदारी करते उनके खुद के फंड थे, जो स्कीम थी उनके अंदर उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट दे दी कि भाई ये जो हमारे स्मॉल कैप और मिड कैप के फंड है उसमें हम ज्यादा खरीदारी नहीं करेंगे। ऐसे पे भी उन्होंने जो पाबंदी लगा दी और एक लिमिट नक्की कर दी। मतलब कि समझिए कि 2/3 ऑफ द मार्केट जो मिड कैप और स्मॉल कैप से चल रहा है उसके अंदर एक तरफा खरीदारी बिल्कुल बंद हो गई। परिणाम ये हुआ कि जिन लोगों के पास ये शेयर थे उनको ये अगर बेचने के वो मजबूर हो गए, मार्जिन शॉर्टफॉल आ गया, लोगों को पेमेंट के लिए तकलीफ हो गई और इसका जो इफेक्ट है वो लार्ज केस पे पड़ा। और इसकी वजह से सभी के सभी जो मार्केट में थे पूरा रेड ही रेड दिखाई दे रहा था। तो सर, ये 13 लाख करोड़ का नुकसान होने की बात कही जा रही है निवेशकारों के, ये कितनी सही है? बिल्कुल सही है, 13 लाख से भी ज्यादा है। अगर आप शाम के क्लोजिंग के जो अगर देखो बीएसई सेंसेक्स को तो मेरे ख्याल से 16 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। वो तो सिर्फ आपकी वैल्यूएशन की बात करें, उसके अगर पिछले 2 दिन की बात करोगे तो ये आंकड़ा करीब 20-25 के बीच लाख के करोड़ भी जा सकता है। तो इसमें कोई मतलब इट इज नथिंग विच इज सरप्राइजिंग। अगर इस तरह का सिलसिला कल भी चालू रहा, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी है फ्यूचर ऑप्शन की, अगर इस तरह का जो सिलसिला कल भी चालू रहा तो मुझे लगता है कि और 10-12 लाख कल भी शायद कम हो सकते हैं। सिर्फ एक ही बात है और एक ही जो आशा का किरण है वही है कि जो विदेशी निवेशक है वो किसी भी तरह की बिकौली हमारे शेयर बाजार में नहीं कर रहे हैं। और जो विदेश के जितने भी बाजार है, अमेरिका के लेकर सभी बाजार, उसमें कोई खराबी नहीं है। मतलब ऐसा कोई टेंशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से मार्केट को गिरना है। सिर्फ और सिर्फ हमारा जो कारण मैंने आपको बताया, सिर्फ वही कारण है। अगर इसके अंदर मान लो एक समझ ली कि जो आपने मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर जो भी इनको बेचना था वो सब लोगों ने बेच दिया, तो कल मार्केट रिवर्स भी हो सकता है। मतलब इसका कोई भरोसा नहीं है, अगर उसके ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। ओके, और ये तो आपने कल की बात की। सर, आखिरी सवाल, अगर आने वाले दिनों में 8-10 दिन या 15 दिन का हम फ्यूचर देखें शेयर बाजार का, क्या देख रहे हैं आप? एक मंथ ऑफ मार्च है, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का ये आखिरी महीना है।
जितने भी लोग अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो सब अपने जो भी है अकाउंट्स के अंदर बिल्कुल लगे हुए हैं। उनको भी पता है कि उनको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितना एडवांस टैक्स भरना है। 15 मार्च को लास्ट पेमेंट ऑफ द एडवांस टैक्स फॉर द ईयर 23-24 है, तो उसके लिए भी उनकी गिनती होगी। आमतौर पे मार्च महीना थोड़ा सा सुस्त ही रहता है और लोग काफी कॉशियस भी रहते हैं, और इस तरह का अगर माहौल हो गया तो मुझे लगता है कि शायद आने वाले 10-15 दिन जो भी है टिल एंड ऑफ मार्च, एक्सपायरी होगी 28 मार्च को, अगर जो आखिरी दिन होगा मार्च 2023-24 का, उसके अंदर हो सकता है कि लोग थोड़े और ज्यादा कॉशियस हो जाए, वॉल्यूम कम हो जाए। और खास करके मैं निवेशक को एक चीज की सलाह देता हूँ कि आप मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक से अभी कुछ समय के लिए बिल्कुल उससे दूर रहे। अगर आपको निवेश करना है तो अच्छे जो लार्ज कैप स्टॉक्स है उसके अंदर निवेश करके ही चले। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। गुजरात के भरूच में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चैतर वसावा की 21 दिनों की स्वाभिमान यात्रा पूरी हो गई है, जिसमें उन्होंने गांव-गांव में घूमकर समर्थन मांगा है। गुजरात के भरूच में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में चैतर वसावा के नाम का ऐलान हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेता चैतर वसावा ने 21 दिन की स्वाभिमान यात्रा निकाली थी, जो पूर्ण हो गई है। 306 गांव में चैतर वसावा स्वाभिमान रैली लेकर घूमे और इस दौरान जो अनुभव हुए हैं उस पर पत्रकार परिषद का आयोजन कर जानकारी दी। गौरतलब है कि इस स्वाभिमान यात्रा के दौरान चैतर वसावा को प्रचंड जन समर्थन भी हासिल हुआ है। 22મી ફેબ્રુઆરીના રોજ ઝઘડિયાથી અમે જે સ્વાભિમાન યાત્રાની શરૂઆત કરી હતી, એમના માધ્યમ થકી અમે 306 ગામડામાં ગયા, ત્યાંના લોકો સાથે મળી એમની સાથે સંવાદ કર્યો। ખૂબ સમસ્યાઓ આ વિસ્તારમાં છે। આટલી મોટી જીઆઈડીસીઓ હોવા છતાં અહીંના યુવાઓને કાયમી રોજગારી નથી, શ્રમિકોનું ખૂબ શોષણ થાય છે। જીએમડીસીઓમાં જે ગામડાઓ સંપાદિત કરવામાં આવ્યા છે એમને યોગ્ય વળતર નથી મળ્યું અને ફરી રાજપાડી લિગ્નાઇટ 2 પ્રોજેક્ટ આવે છે, એમાં નવા ગામોને પણ સંપાદિત કરવાની તજવીજ ચાલે છે। આ વિસ્તારમાં નેશનલ હાઈવેમાં 32 ગામોની જમીનો ગયેલી છે, એમને પણ આજ દિન સુધી વળતર નથી આપ્યું અને જેમને વળતર આપ્યું છે એ નવસારી, સુરત અને વલસાડના ખેડૂતની સરખામણીમાં ખૂબ જ ઓછું છે। તેવી જ રીતે આ વિસ્તારમાં નલ સે જલ યોજના હોય, ટ્રાઇબલની યોજના હોય, આયોજન અધિકારીની યોજના હોય કે નગરપાલિકાની યોજના હોય, તમામ યોજનાઓમાં ખૂબ મોટો ભ્રષ્ટાચાર થાય છે। નાનું કામ કરવા માટે પણ પૈસા આપીએ તો જ કામ થાય છે એવી લોકોની ફરિયાદ અમને મળી છે। આ વિસ્તારમાં દારૂબંધીની વાત થાય છે પણ ગામડે ગામ દારૂના અડ્ડાઓ પણ ચાલે છે, એમાં પણ સદંતર સરકાર નિષ્ફળ ગયેલી છે। ત્યારે આ તમામ મુદ્દે અમે આટલા દિવસ 21 દિવસ ફર્યા છે, ત્યારે લોકો ખૂબ મોટા પ્રશ્નો લોકોએ ઉઠાવ્યા અને લોકોએ અમને સાંભળ્યા પણ છે। ત્યારે એમની તમામ સમસ્યાઓના જવાબદાર જો કોઈ હોય તો અહીંથી સરકારમાં બેઠેલા નેતાઓને હું માનું છું અને આ વિસ્તારમાં સાંસદ શ્રી 30 વર્ષથી હોવા છતાં પોતાના કાર્યકાળ દરમિયાન એક પણ કાર્યાલય ચાલુ નથી કરી શક્યા, એ દુઃખની વાત છે। અને ચોક્કસ નર્મદા નદીનું જે પૂર આવ્યું એમાં પણ સરકારે વળતર આપવાનો વાયદો કર્યો હતો, ત્યારે આ માનવ સર્જિત પૂરમાં પણ ખેડૂતોને આજ દિન સુધી વળતર નથી મળ્યું। માત્ર 62 કરોડ ને 33 લાખ જ વળતર ચૂકવવામાં આવ્યું છે। ત્યારે સરકાર માત્ર ને માત્ર ભય, ભ્રમ અને ભ્રષ્ટાચારથી ચાલતી હોય એવું અમને લાગી રહ્યું છે। આજે અમારી આ યાત્રાનો છેલ્લો દિવસ છે, સમાપન કરીએ છીએ। આવતીકાલેથી તમારો દીકરો તમારા દ્વારનો કાર્યક્રમ મારો ચાલુ થવાનો છે, એમાં તમામ રહેલા ગામડાઓમાં અને શહેરોમાં અમે પહોંચવાના છે। ચિત્રભાઈ, આવનારા સમયની અંદર ફેજલભાઈ, મુમતાજબેન અને છોટુભાઈ વસાવાને ક્યારે મળશો તમે? આવનારા દિવસોમાં અગાઉ અમારે મુમતાજબેન સાથે એમના ઘરે મુલાકાત પણ થઈ છે, ટેલિફોનિક વાતો પણ ચાલે છે। આવનાર દિવસોમાં જ્યારે દિલ્હીથી આવશે એમને મળવાના છે। છોટુભાઈ વસાવા સાહેબ સાથે પણ ત્યાંના લોકો સાથે અમારી વાત થાય છે અને ટૂંક જ સમયમાં અમે એમના પણ આશીર્વાદ લેવા જવાના છે અને અમે બધા માત્ર ચૈતરભાઈ નહીં પણ તમામ લોકો અમે સાથે રહીને ભરૂચ લોકસભામાં ભાજપાને કઈ રીતના પરાસ્ત કરી શકાય એ અમારી રણનીતિ હશે। घरेलू गंदे पानी को स्वच्छ करने के अनकन्वेंशनल डिसेंट्रलाइज मल्टीस्टेज रिएक्टर यानी निर्मल नीर प्लांट का वडोदरा जिला के पादरा के लूना में लोकार्पण किया गया। देश दुनिया में घन कचरे का निकाल जितनी बड़ी समस्या है, कुछ उससे भी बड़ी समस्या सुएज की है, क्योंकि गंदे पानी का निकाल
ट्रीट करके करना ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारत एक विकसित देश है और यहाँ आज़ादी के 75 साल बाद भी हम 75% जितना सुएज ट्रीटमेंट की फैसिलिटी देशवासियों को नहीं दे पाए हैं। विकास के नाम पर लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च तो होते हैं, लेकिन ये जानकर भी आपको ताज्जुब होगा कि भारत में जो एसटीपी प्लांट्स कार्यरत है उसकी क्षमता सिर्फ 37% है। करीबन 72-73 MLD सुएज भारत में जनरेट होता है और उसके सामने ट्रीट होता है करीबन 26-27 हज़ार MLD, यानी 63% सुएज अनट्रीटेड भारत में कहीं ना कहीं जल संसाधनों में बहा दिया जाता है। और इसीलिए सुएज ट्रीटमेंट, अच्छे और सस्ते सुएज ट्रीटमेंट प्लांट की ज़रूरत पड़ती है। और वडोदरा के पादरा के लूणा गांव में एक ऐसी ही खास पहल की गई है जहां एक कॉम्पैक्ट मॉड्यूल बनाया गया है कि यहां गांव का जो सुएज का पानी है वो ट्रीट करके सीधा सीधा कृषि यानी खेती में इस्तेमाल किया जा सकेगा। भारत में शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों का विकास आज भी कम ही हुआ है। यहाँ बुनियादी सुविधाओं का अभाव तो होता ही है। एसटीपी प्लांट जैसी सुविधाएं भी ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में नहीं होती है। ऐसे में वडोदरा जिला के पादरा के लूणा में ये खास पहल की गई है UDMSR प्लांट के रूप में। अनकन्वेंशनल डिसेंट्रलाइज मल्टी स्टेज रिएक्टर बनाया गया है जिसे नाम दिया गया है निर्मल नीर। आप देख पा रहे हैं निर्मल नीर का ये एक कॉम्पैक्ट मॉड्यूल बनाया गया है जो पादरा के सुएज को ट्रीट करेगा। घरेलू गंदे पानी को स्वच्छ करने के इस खास बिन परंपरागत विकेंद्रित मल्टी स्टेज रिएक्टर का लोकार्पण आज जीपीसीबी के DM ठाकर, प्रादेशिक डायरेक्टर CPCB प्रसून गार्गवा और MS यूनिवर्सिटी की टेको और इंजीनियरिंग फैकल्टी के प्रोफेसर डॉक्टर उपेंद्र पटेल की उपस्थिति में किया गया है, जिसमें खास सहयोग दिया है पादरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने और साथ ही यहाँ के फार्मर्स एक्शन ग्रुप ने। हमारे देश में, जैसे मैंने पहले ही बताया, सुएज का अंदाजित उत्पादन 72,368 MLD होता है और देश में स्थापित कार्यरत एसटीपी की कुल क्षमता करीबन 26,869 MLD है, यानी उत्पादित सुएज के 37.1% ही पानी को हम ट्रीट कर पाते हैं। भारत में जनरेट होने वाले 63% घरेलू गंदे पानी के ट्रीटमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और ट्रीटमेंट के बिना ही उसका निकाल कर दिया जाता है। ये भी एक दिलचस्प हकीकत है कि कार्यरत एसटीपी में से 40% से कम प्लांट ट्रीटेड सुएज निकाल के निर्धारित पैमानों पर खरे उतरते हैं और ये जानकारी नेशनल इन्वेंटरी ऑफ सुएज ट्रीटमेंट प्लांट CPCB ने दी हुई है। ग्रामीण इलाकों में सुएज ट्रीटमेंट की प्रणाली बनाने में सरल हो, बनाने और संचालन में कम कीमत वाली हो, विश्वसनीय हो और कार्यक्षम हो और साथ ही कम मेंटेनेंस वाली हो, ये ज़रूरी है। और उसी को ध्यान में रखकर ये खास निर्मल नीर प्लांट यहाँ बनाया गया है जो सुएज को ट्रीट करता है और वो पानी सीधा किसानों तक पहुंचाएगा, जिससे फसल लेने में भी पानी का इस्तेमाल किया जा सकेगा। UDMSR का उपयोग ग्रामीण इलाके में घरेलू सुएज के निकाल के रूप में विश्वसनीय तरीके से हो सकता है। यहाँ कई सारे पैमानों पर खरा उतरने की कोशिश भी विशेषज्ञों द्वारा की गई है। लूणा गांव में स्थापित 25 KLD UDMSR सिस्टम, लूणा गांव में स्थापित पायलट प्लांट 25 KLD घरेलू गंदे पानी को ट्रीट करने के लिए सफिशिएंट है। इस UDMSR की डिज़ाइन भी मॉड्यूलर है, यानी भविष्य में अगर इसे विस्तारित करना हो तो उसका भी प्रावधान यहाँ किया जा सकता है। पादरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और फार्मर एक्शन ग्रुप की वित्तीय सहायता से ये काम किया गया है, जिसका सीधा सीधा लाभ पादरा के किसानों को भी मिल सकेगा। પાણીનો દુરુપયોગ કરવાની ટેવ મળી ત્યારથી બહુ જ મોટા જથ્થામાં સુએજ ડિસ્ચાર્જ થાય છે આખી દુનિયામાં। જેમ પ્રસન્નભાઈએ કીધું ને ઠાકર સાહેબે કીધું કે બેઝિકલી આખી દુનિયામાં પાણીનો અને આ સુએજની ક્વોન્ટિટી એટલી મોટી છે કે કોઈકવાર અમારા કૃષ્ણકાંત અમારા સાથી છે કહેતા હોય છે કે ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય કરતા ટીપે ટીપે નહીં ને ફ્લસે ફ્લસે નદીઓ ખાલી થાય એવી પરિસ્થિતિ દુનિયામાં છે અને ભૂગર્ભ જળ ખાલી થઈ રહ્યું છે।
એ સંદર્ભમાં આ સુવેજ જો ટ્રીટ કરીને આપણે એને પાછું વાપરી શકીએ તો મને લાગે છે કે નળ બંધ કરવાની જે વાત છે એના કરતાં એક મોટો જથ્થો આપણે બચાવી શકીએ એમ છે, હું એ કહીશ। पटेल साहब, आपने इस प्लांट के डिज़ाइन और मॉड्यूल तैयार किया है, क्या सोचकर और क्या सोच के साथ इस पूरे प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया है आपने? जैसे पहले भी मैंने बात किया था कि जो सुएज ट्रीटमेंट का अपने देश में जो अभी हालत है वो इतना अच्छा नहीं है। बहुत सारा सुएज अनट्रीटेड जा रहा है, रिवर्स में या पॉन्ड्स में, वो सब में जा रहा है। तो और उसमें से काफ़ी सारा जो प्रॉब्लम है वो रूरल एरिया में प्लांट्स है, बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए वो सिटीज़ में है, लेकिन गांव में ऐसी कोई सिस्टम्स नहीं है। तो उसकी वजह से ऐसा एक सिस्टम बनाना था कि जिसको ईज़िली इंस्टॉल किया जा सके। उसमें अगर कोई कैपेसिटी बिल्ड करनी है, ज़्यादा करना है, तो आराम से उसका एक्सपांसन कर सके, ऐसा होना चाहिए। और उसका ऑपरेशन ऐसा हो कि कोई भी आदमी उसको ऑपरेट कर सके। तो वो बेस में रखते हुए, वो ध्यान में रखते हुए ये सिस्टम पे हम लोग काम कर रहे थे। तो काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स ने उसके ऊपर काफ़ी मेहनत किया, हम लोगों ने काफ़ी पिछले 10 साल में मेहनत किया और तब जाके ये सिस्टम इस तरह से बना हुआ है। तो अभी उसका ये जो अभी चल रहा है वो ऑलमोस्ट पिछले 3 महीने होने आए, चालू हो गए जब से, और कंसिस्टेंट उसका परफॉर्मेंस है। जैसा हमने लैब में देखा था वैसा ही परफॉर्मेंस इसका मिल रहा है। सो दैट इज़ व्हाट आई थिंक इज़ द आउटकम ऑफ दिस सिस्टम। सर, जीपीसीबी और एमएसयू के बीच आज एक एमओयू भी किया है, ये एमओयू किस तरह काम करेगा? द पर्पज़ ऑफ उसका जो एमओयू का जो पर्पज़ है वो है कि इससे ये जो टेक्नोलॉजी है उसको डिसेमिनेट करने में, आगे उसका प्रसार करने में जीपीसीबी हमको हेल्प करे। और जहाँ जहाँ भी ऐसा ज़रूरत हो, हम फ्रॉम एमएसयू विल बी एबल टू डिज़ाइन ऑल दोस थिंग्स, और उसका इंस्टॉलेशन और सब वो देखेंगे, उसका सुपरविजन। तो एमओयू इसके लिए है कि ऐसी टेक्नोलॉजी जानी चाहिए और भी विलेजेस में जानी चाहिए और सब होना चाहिए। तो दैट इज़ द एमओयू फॉर दैट। सर, सुएज की समस्या देश दुनिया में बहुत बड़ा मुद्दा बनी हुई है, ऐसे में ग्रामीण इलाके में की गई इस पहल के बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे मैंने बताया कि हमारे वहाँ एक कहावत है कि गांव की मिट्टी गांव में रहनी चाहिए, गांव का पानी गांव में रहना चाहिए। तो आज एक नए अध्याय का शुरुआत होने जा रही है जिसमें हम कह रहे हैं कि गांव का सुएज भी गांव में ही रहना चाहिए। तो आज एक डिसेंट्रलाइज सुएज ट्रीटमेंट का जो कंसेप्ट है उसको लेबोरेटरी से लेके गांव तक आज साइंस और टेक्नोलॉजी पहुंचा है। इसका आज का ये एसटीपी जो है उसका एक सुनहरा उदाहरण है। आज हमने एमएस यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू भी किया है। गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो रोल है, एक रेगुलेटर के साथ साथ एक फैसिलिटेटर का भी रोल है, और उस रोल के तहत आज हम ऐसे अच्छे सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज जो है और जो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस है उसको लोगों के तक पहुंचाने का काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। उसका आज ये कार्यक्रम में एक हमने शुरुआत किया है। सर, आज आपने ये प्लांट देखा होगा, जो एसटीपी के जो पैमाने हैं उस पर ये कितना खरा उतरता है? नहीं, जैसे प्रोफेसर उपेंद्र पटेल साहब ने बोला कि ये प्लांट पिछले 3 महीने से चल रहा है और उसका जो डिज़ाइन कैपेसिटी है उससे भी अधिक लोड से चल रहा है, फिर भी बहुत अच्छे जो पैरामीटर्स है वो मीट हो रहे हैं, अच्छी तरह से मीट हो रहे हैं। और ये जो फंडामेंटली ये जो टेक्निक है ये प्रूवन टेक्नोलॉजी है जिसको अटैच ग्रोथ प्रोसेस बोलते हैं, और अच्छे से ये ट्रीट हो रहा है। हमें भी ये दिखाई दे रहा है कि पानी सुएज में से निर्मल हो रहा है, और जो उसका नाम भी दिया गया है कि निर्मल, के जो सुएज में से अशुद्धियाँ है उसको दूर करेगा और एक अच्छा सा पानी यूज़ होगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक अभिगम रहा है कि ट्रीटेड सुएज जो हमें कंटिन्यूसली मिल रहा है तो उसका उपयोग इंडस्ट्री में हो, इरिगेशन में हो, और एक इंडस्ट्री अर्बन सिम्बायोसिस है वो बना रहे, उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। सर, सीपीसीबी की ओर से हमेशा ही प्रदूषण को कम करने के और तरह तरह की पहल की जाती है। आज जो पहल की गई है इसे ग्रामीण इलाके में और बढ़ावा देने की कितनी ज़रूरत आप मानते हैं? जो आज की जो पहल है वो समय की आवश्यकता है, महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि
इस तथ्य से आप हम सभी भली भांति परिचित हैं कि सीवेज का ट्रीटमेंट और डिस्पोजल एक समस्या है, ये वैश्विक समस्या है। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये सभी जगह में, और अभी तक होता ही आया है कि जो सीवेज ट्रीटमेंट का हमारा जो कंसेप्ट था वो मूल रूप से शहरों तक सीमित था कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है, सीवरेज सिस्टम जिसको नेटवर्क बोलते हैं, उससे हमको सीवेज पहुंचाना और ट्रीट करके उसको छोड़ देना है। गांव में या तो इसको इकोनॉमिक एस्पेक्ट बोलिए कि ये खर्च के आधार पे इतना छोटा स्केल में बनाना संभव नहीं था, इस तरह की भ्रांतियां कुछ थीं। हाँ, और इतनी तकनीकी भी ऐसी नहीं थी जो इतना छोटा स्केल पे कुछ रिजल्ट दे पाए। तो इसलिए इस दिशा में शुरू में शायद प्रयासों में कमी रही, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज हम गाँव के लिए भी एक इस तरह की तकनीक विकसित कर चुके हैं जिसमें जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, जिसमें कम खर्च में, जिसका ऑपरेशन मेंटेनेंस भी जो है बहुत कम है और उसको देख रेख की भी ज़्यादा स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत नहीं है। तो वही हमारे गांव की ज़रूरत है कि जहां पे आप कम खर्च में, कम संसाधनों में अच्छा परिणाम दे सकें। वो आवश्यकता को मुझे जो अभी प्रथम दृष्टया देख के लग रहा है कि वो इससे पूरी होती प्रतीत हो रही है और इसको रेप्लिकेट किया जा सकता है, क्योंकि कहीं कहीं, और ये तो अभी इस गाँव में जहाँ पर ये स्थित हुआ है तो एक तरह से गाँव के लिए पहचान बन गया है। तो कोई भी ऐसा नया मॉडल आता है, कोई अच्छी शुरुआत होती है तो गांव को एक पहचान भी देता है, लोगों में उत्साह देता है और इसके लिए हमारे को प्रेरणा देता है कि हम ये ऐसे काम और गाँव में हो और जगहों में हो। तो हम प्राकृतिक संसाधनों को बचा रहे हैं, नदी के जल को बचा रहे हैं क्योंकि इसको रीयूज़ कर रहे हैं हम लोग इरीगेशन में या कहीं, तो वो भी बच रहे हैं। दूसरा, इनका डिस्पोजल को कोई कंटेमिनेशन भी नहीं हो रहा है। तो दोनों फ़ायदे हैं। इसको रेप्लिकेट होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा होना चाहिए। इस तरह की और भी जितनी तकनीक हैं, जितने संसाधन और उनको मिलते हैं, करना चाहिए बिल्कुल। सर, इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि इंडस्ट्री भी जुड़ी है और साथ में किसान भी जुड़े हैं, तो ये जो गठबंधन है वो किस तरह से आगे बढ़ेगा और कितना फ़ायदेमंद है ये? देखिए, ये गठबंधन तो ये बहुत सभी को मिलजुल के करना है। देखिए, कोई भी चीज़ यदि हम शुरुआत करते हैं कोई अच्छे परिणाम के लिए और जिसमें हमारा जो मूल उद्देश्य है वो व्यापक हित की बात है, चाहे वो हमारे गांव की हो, देश की हो, समाज की हो या राज्य की हो, तो हमको यदि सबके उसके उस परिप्रेक्ष्य में सोचना है तो सबको मिलना होगा उसमें। ये सब यदि साइलों में काम करेंगे कि इंडस्ट्रीज़ अलग है, ग्राम में जन अलग है, रेगुलेटर अलग है, जो NGOs अलग है, तो वो फिर साइलोस में ही होता है। लेकिन परिणाम तभी मिलता है कि जब हमारे लक्ष्य कॉमन हमारा लक्ष्य है कि सब कुछ विकास अच्छा होना चाहिए, अच्छी चीज़ें होती है। यदि हमारी लक्ष्य समान है तो साथ में मिल के काम करें तो इस तरह के अच्छे परिणाम आते हैं और ये उदाहरण है उसका। तो ये जो पहल है वो पर्यावरणविदों के साथ साथ यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ है उन्होंने पादरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और साथ ही फार्मर एक्शन ग्रुप ने मिलकर की है और सीधी बात है, जो सुएज निकल रहा है उसे ट्रीट कर किसानों को यानी खेती के लिए दिया जाएगा, यानी पानी का यहाँ सही इस्तेमाल होगा। जो पानी सुएज ट्रीट के बाद फिर से एक बार हम उसे रीयूज़ कर पाएंगे और ये प्रदूषण के लिए एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरिका, VRM TV के लिए। गुजरात के भरूच में तवरा के ग्रामजनों के साथ गैस लाइन के लिए पिछले 15 सालों से अन्याय हो रहा है, जिससे ग्रामजनों में आक्रोश का माहौल है। गुजरात के भरूच में तवरा गांव को हाल ही में टाउन प्लानिंग में शामिल किया गया है। यहां नए बन रहे सोसाइटी और अपार्टमेंट को गुजरात गैस द्वारा गैस लाइन कनेक्शन दे दिया गया है, लेकिन तवरा गांव के लोगों को पिछले 15 सालों से गैस पाइपलाइन की सुविधा नहीं मिल रही है, जिस पर स्थानीय निवासियों ने आक्रोश जताया। અમારે ગેસ લાઈનની જરૂર છે, અમને કેટલી તકલીફ પડે છે। અમારા આજુબાજુ સોસાયટી આવી ગઈ છે, ત્યાં ઘરે ગેસ લાઈન આવી ગઈ છે, હજુ અમારા ઘર લગી ગેસ લાઈન આવી નથી। છેલ્લા 15 વર્ષથી અમારી તવરા ગામમાં ગેસ લાઈન આવી નથી, જ્યારે બાજુની આજુબાજુની સોસાયટીઓમાં હમણાં ગેસ લાઈન આવી ગયેલી છે। તે માટે અમે કેટલા વર્ષોથી રજૂઆત કરી છે, છતાં પણ અમને ગેસ લાઈન આપતા નથી અને બાજુની સોસાયટીઓમાં ગેસ લાઈન આપી દે છે। અમારા ગામની અંદર ગેસ લાઈન નથી ને આ નજીકમાં જે સોસાયટી બની ગયેલી છે એ લોકોને તરત જ ગેસ લાઈન મળી જાય છે ને અમને હજુ મળી નથી। તે અમારે ગેસ લાઈન જ જોઈએ, અમારે ગેસ લાઈન જોઈએ। અમારા ગામમાં જે આ ગેસનો જે પ્રોબ્લેમ છે એ ઘણા વખતથી અરજીઓ આપેલી છે એના બાબતની અંદર, પણ એનું કંઈ અત્યાર સુધીમાં કંઈ નિરાકરણ આવ્યું નથી। તો એ વહેલી તકે નિરાકરણ આવે એવી સરકારશ્રીને પ્રાર્થના।
उत्तर प्रदेश के बिजनौर लोकसभा सीट से बीएसपी ने विजेंद्र सिंह चौधरी को उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद यहां कांटे का मुकाबला होता हुआ दिख रहा है। विजेंद्र सिंह चौधरी ने लोकदल के साथ 4 महीने पहले ही बिजनौर में एंट्री की थी। 4 महीने की तैयारी में विजेंद्र सिंह का नाम लोगों की जुबान पर भी आ गया था, लेकिन 2 दिन पहले उन्होंने लोकदल पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और रालोद भाजपा का गठबंधन होने के बाद विजेंद्र सिंह बसपा में शामिल हो गए हैं। बिजनौर लोकसभा सीट से बीएसपी ने उन्हें अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है, जिसके बाद बिजनौर लोकसभा सीट पर समीकरण बदल गए हैं। अब विजेंद्र सिंह और रालोद के चंदन सिंह के बीच यहां कड़ा मुकाबला होने की संभावना नजर आ रही है। इस मौके पर बसपा के उम्मीदवार विजेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि वो लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर बिजनौर लोकसभा में विकास कार्य को अंजाम देंगे। मुझे उन्होंने प्रत्याशी के साथ साथ जो अपना विश्वास दिया है, जो अपनी धरोहर दी है, जो अपनी विरासत दी है, वो मेरे साथ साथ पूरी बहुजन समाज पार्टी, पूरे सर्व समाज की जिम्मेदारी है। उनके विश्वास पर हम एक सेवक बनकर पूरा सर्व समाज को इकट्ठा करके उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे। दिखाई देना ना देना किसी की पर्सनल स्थिति हो सकती है। जैसा आप पहले भी जानते हैं, हम बदले की राजनीति नहीं करते, हम बदलाव चाहते हैं। सर्व समाज इकट्ठा है और जो बहुजन समाज पार्टी है, बहन कुमारी मायावती जी है, हमेशा सर्व समाज की बात करती है, देश को आगे बढ़ाने की बात करती है। आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के उस पार खास खबरें अभी और भी हैं। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. गुजरात के भरूच में लोकसभा चुनाव के प्रचार के भागरूप इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चैतर वसावा की स्वाभिमान यात्रा का शिनोर में स्वागत किया गया। भरूच से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुने गए चैतर वसावा पिछले कई दिनों से स्वाभिमान यात्रा के जरिए लोकसभा चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। इसी के तहत वडोदरा के शिनौर में भी आम आदमी पार्टी द्वारा स्वाभिमान यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान चैतर वसावा ने लोगों से जनसंपर्क करते हुए नागरिकों की दिक्कतों को उजागर किया और उनके निवारण का भरोसा भी जताया। शिनौर के टिंगलौज, उतराज, साधली, मिंढौल, सूराश्रामण, मालसर समेत के गाँव में स्वाभिमान यात्रा का आयोजन किया गया, जहाँ जगह जगह यात्रा का स्वागत भी हुआ। स्वाभिमान यात्रा में चैतर वसावा को अच्छा जन समर्थन भी मिल रहा है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया, शिनौर तालुका कांग्रेस अध्यक्ष
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। અમે ગયા મહિનાના 22 તારીખે ઝઘડિયા વિધાનસભામાંથી સ્વાભિમાન યાત્રાની શરૂઆત કરી હતી અને આજે અમારે 20 દિવસ જેવો સમય થાય છે ત્યારે સિનોર ખાતે અમે પહોંચેલા છે। જે ગુજરાત સરકાર ભય ભ્રમ અને ભ્રષ્ટાચારથી ચાલે છે એની સામેની અમારી યાત્રા છે। તમે જોઈ શકો છો તમામ ગામોમાં ખૂબ સારો પ્રતિસાદ લોકોનો મળે છે, અમારું સ્વાગત કરે છે, અમને આવકારે છે અને આવનાર લોકસભાની ચૂંટણીમાં અમને સહકાર આપવાની પણ બધા બાહેધરી આપે છે। આજે જે રીતે ગુજરાતમાં 28 વર્ષથી એમનું શાસન છે, સાંસદને 30 વર્ષ આ વિસ્તારના લોકોએ આપ્યા છે, છતાંય આ વિસ્તારોમાં સાંસદશ્રી પોતે પણ નથી આવતા અને કોઈ એમનું કાર્યાલય પણ નથી। ત્યારે આ વખતે લોકોએ મન બનાવી લીધું છે અને ભરૂચ લોકસભામાં ચોક્કસ આ વખતે બદલાવ આવવાનો છે અને ચૈતર વસાવા આ વખતે જ્યારે મને ઉમેદવારીની તક મળી છે ત્યારે કોંગ્રેસ આમ આદમી પાર્ટીના તમામ અગ્રણીઓ તન મન ધનથી મહેનત કરી રહ્યા છે અને ચોક્કસ મને ભરોસો છે ભરૂચ संसदीय क्षेत्र लोगों पर कि आ लोकसभा में जीतीए छे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में नारी न्याय गारंटी योजना का वादा किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया। कांग्रेस पार्टी आज नारी न्याय गारंटी की घोषणा करती है। इसके तहत कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए देश में एक नया एजेंडा सेट करने जा रही है। नारी न्याय गारंटी के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी 5 घोषणाएं कर रही है। उसमें पहली घोषणा है महालक्ष्मी गारंटी। इसके तहत सभी गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। दूसरी घोषणा है आधी आबादी पूरा हक। इसके तहत केंद्र सरकार की नई नियुक्तियों में आधा हक महिलाओं को मिलेगा। तीसरी है शक्ति का सम्मान। इस योजना के तहत आंगनवाड़ी, आशा और मिड डे मील वर्कर्स के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन 2 गुना होगा। चौथा है अधिकार मैत्री। इसके तहत हर पंचायत में महिलाओं को उनके हकों के लिए जागरूक करने और ज़रूरी मदद के लिए अधिकार मैत्री के रूप में एक पैरालीगल यानी कानूनी सहायक की नियुक्ति की जाएगी। 5वीं है सावित्रीबाई फुले हॉस्टल। भारत सरकार देश भर में सभी जिला मुख्यालय में कम से कम एक कामकाजी महिलाओं का हॉस्टल बनाएगी और पूरे देश में इन हॉस्टल की संख्या 2 गुनी की जाएगी। गुजरात के वडोदरा जिला के डभोई के वडवाना गांव निकट रेलवे गरनाले में पानी भर जाने से किसान और ग्रामजन परेशान हो रहे हैं। डभोई के वडवाना गांव निकट रेलवे गरनाले में पानी भर जाने से यहां आवाजाही में परेशानी होती है। यहां बार बार गरनाला छलक जाता है, जिससे वडवाना और पानखड़ गांव निकट रेलवे गरनाले की स्थिति को लेकर दोनों गांव के लोग हैरान परेशान हो रहे हैं। दोनों गांव के लोग यहां से वाहन लेकर गुजरने में परेशानियों का सामना करते हैं। गरनाले में पानी भर जाने से 3 किलोमीटर की दूरी तय करके जाना पड़ता है। रेलवे द्वारा साल में सिर्फ 4 महीने गरनाला खाली किया जाता है और 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही गरनाले में स्थिति जैसे की तैसी देखने मिलती है। ऐसे में यहाँ के लोगों ने समस्या के उचित निवारण की मांग की है। वढवाणाथी पानखड़ साइडे जवा माटे अमारी जमीन आवेली छे तो 26 नंबरनी जे फाटक हती एमां ए लोकोए गरनाळुं बनाव्युं छे ने पाणी एटલું બધું છે કે પુષ્કળ પાણી છે કે ઉનાળા જેવી ચોમાસા જેવી ઉનાળામાં પરિસ્થિતિ છે। तो रेलवे कॉन्ट्राक्ट एवं कहे कि अमारे 4 महीना कॉन्ट्राक्ट आवे तो अमारे पानी है तो निकाल केवी रीते करवो तो अमारे आवा जवानी अंदर जीवना जोखमे जवुं पड़े छे। ट्रेक्टर जता नथी, बाइक सरके ना, कोई 4 व्हील सरके ना। जवा माटे अमलपुर माधरोल का तो खांडिया कुआ वाया 3 किलोमीटर फरीने जवुं पड़े छे। अमारी एक ज माग छे रेलवे पासे कि एनो समयसर निकाल करवो जोईए 365 दिवस माटे, कारण के बोर जे बनायेला छे ए उभराय छे, नीचेथी पानी आवे छे जमीनमांथी, कोई खेतरनुं के एनुं कशुं पानी आवतुं नथी। वढवाणाथी पानखड़ आवा जवा पानखड़ गामनो आ एक ज संपर्क छे तो आ संपर्क विहोणुं गाम थई गयुं छे अत्यारे पानखड़ गाम અને ખેડૂતોની વઢવાણા ગામના ખેડૂતોની અડધી જમીન પાનખડ સાઈડ છે તો એ લોકોને આવા જવામાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં તકલીફ થઈ રહી છે। તો બને ત્યાં સુધી અમે આશા રાખીએ છીએ કે જેમ બને એમ વહેલો આનો નિકાલ આવે
અને અહીંયાથી ખેડૂતોને આવવા જવાની તકલીફ દૂર થાય। गुजरात के महिला उद्योग साहसिक दर्शना ठक्कर को हाल ही में मुंबई में आयोजित ग्लोबल वुमेन लीडर अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के जमाने में वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई की ताज होटल में वर्ल्ड वुमेन लीडरशिप अवार्ड का आयोजन किया गया, जिसमें वडोदरा की महिला एंटरप्रेन्योर दर्शना ठक्कर को भी ग्लोबल वुमेन लीडर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड समारोह में विश्व के 15 से ज्यादा देश के साथ साथ भारत के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं को सम्मानित किया गया है। ये सम्मान मिलने पर दर्शना ठक्कर ने उनके क्लाइंट्स और स्टार्टअप का आभार प्रकट किया है। मुंबई खाते ताज होटल में ग्लोबल वुमन लीडरशिप एवॉर्डનું आयोजन થયું હતું। આ એવોર્ડમાં મારી કામગીરી કે જે હું યુવાનોને અને બહેનોને એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ માટે પ્રમોટ કરું છું, હંમેશા જે પ્રમોટ કરું છું કે યુવાનોએ અને બહેનોએ જોબ सीकर બનવાને બદલે જોબ પ્રોવાઈડર, જોબ ક્રિએટર બનવું જોઈએ, એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ શરૂ કરવી જોઈએ। અને મારી ઘણી બધી જે એડવાઇઝરી કન્સલ્ટિંગ સર્વિસીસ છે એમાં ઘણી બધું ઓનરરી કામ કરું છું, જેમાં હું બહેનોને અને યુવાનોને રોજગારીની તક બીજાને પૂરી પાડવા માટેના યોગ્ય બનવા માટે, એન્ટરપ્રેન્યોરશિપની જર્ની શરૂ કરવા માટે, તેમને બિઝનેસને આગળ કેવી રીતે વધારવો, એનો ગ્રોથ કેવી રીતે કરવો, આને માટેનું માર્ગદર્શન આપું છું। એ સિવાય MSME જે આપણા ઇન્ડિયાની ઇકોનોમીનો બેકબોન છે, લઘુ ઉદ્યોગ, માઇક્રો અને સ્મોલ ઉદ્યોગ, એ લોકોને હું મારી એક્સપર્ટ એડવાઇઝરીથી કન્સલ્ટિંગ સર્વિસ આપીને એમને પણ બિઝનેસ ગ્રોથમાં મદદ કરું છું। મારી આ ઘણી બધી MSMEને લગતી, સ્ટાર્ટઅપને લગતી અને વુમન એન્ટરપ્રેન્યોરશિપને લગતી આ બધી મારી જે ડાયવર્સ કામગીરી છે, જેમાં હું ઘણું બધું આખા પાર ઇન્ડિયા બેઝ પર કામ કરું છું। આ બદલ મારું સિલેક્શન આ એવોર્ડ સમારોહમાં થયું અને મને વુમન્સ ઇન્ટરનેશનલ વુમન્સનું આ મંથ ચાલી રહ્યો છે, માર્ચ મહિનો, ત્યારે મને જણાવતા ખૂબ ખુશી થાય છે કે હું આ સિલેક્શનને કાબિલ બની અને મને આ એવોર્ડ એનાયત થયો। મારી માટે ખૂબ જ હરખની વાત છે। સમગ્ર ગુજરાત માટે, સમગ્ર વડોદરા શહેર માટે આ એક અત્યંત ખુશીની વાત છે કે ગુજરાતની એક મહિલા ઉદ્યોગકારને કે જે નાનો ઉદ્યોગ કરી રહી છે એને એક આવો ગ્લોબલ વુમન લીડરशिपનો એવોર્ડ એનાયત થયો છે। लोकसभा चुनाव के माहौल के बीच मध्य प्रदेश के मंदसौर में उप मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ की लागत से निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने मंदसौर के पीपलिया मंडी में 5 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। इस लोकार्पण के मौके पर सांसद सुधीर गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया समेत के भाजपा के नेता उपस्थित रहे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने ग्राम तुरकिया पहुंचकर 86 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली नई आबादी पहुंच मार्ग का भूमि पूजन भी किया। इसके साथ ही खिलजीपुरा में 2 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 4 लेन से श्रवण महादेव मंदिर पहुंचने के मार्ग का भी भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर जगदीश देवड़ा ने कहा कि सरकार ने सबका साथ सबका विकास की अवधारणा पर काम किया है। 30 बिस्तर हॉस्पिटल यहाँ पर स्वीकृत हुआ था, महाविद्यालय यहाँ पे स्वीकृत हुआ, उसका भवन बन करके कब का तैयार हो गया, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन ये 30 बिस्तर हॉस्पिटल अब बन करके तैयार हुआ है, लोकार्पण हुआ है। निश्चित रूप से यह पीपलिया नगर के लिए भी और आसपास के ग्रामीण इलाके के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान एक हुआ है। तो निश्चित रूप से इसमें सारे लोगों को सुविधा होगी और हम इसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे डॉक्टर, अच्छा स्टाफ, साधन, सुविधाएं, जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो सारे हम इसमें प्रबंध करेंगे और एक व्यवस्था हम अच्छी देंगे। आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के उस पार खास खबरें अभी और भी हैं।
ये पहल है बच्चों को अपने मनोभाव से अवगत कराने की। ये पहल है बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य समझाने की। ये पहल है नए समाज के रचनाकारों को मानसिक स्वस्थ बनाने की। ये पहल है VNM फाउंडेशन की, बच्चों को बेहतर कल की ओर ले जाने की। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107888800. Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium. 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के वडोदरा में जेल रोड पर बन रही पानी की टंकी में हो रहे विलंब पर कांग्रेस के नगर सेवक ने आवाज उठाई है। वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा पिछले कई वक्त से जेल रोड पर पानी की टंकी बनाने की कार्यवाही की जा रही है। पानी की टंकी का स्ट्रक्चर बना दिया गया है, लेकिन फिनिशिंग और मशीनरी का काम पिछले कई महीनों से बाकी है, जिस पर कांग्रेस की नगर सेवक बालू सुरवे ने महानगर पालिका के कमिश्नर दिलीप राणा को पत्र लिखकर टंकी का काम जल्द से जल्द पूरा किए जाने की मांग की है, ताकि गर्मियों के मौसम में नागरिकों को पानी की सुविधा प्रदान की जा सके। કમિશનર સાહેબને અમે પત્ર લખ્યો છે કે અમારા વિસ્તારમાં જેલ ટાંકી જે એનો ઇજારો આપીને એનો વર્ક ઓર્ડર આપે છે, જે સમય મર્યાદા હોય નવી બાંધવા માટે, તો આજ દિન સુધી પૂર્ણ થઈ નથી. એની સમય મર્યાદા પણ પૂર્ણ થઈ છે અને એની ઉપર પણ વધારે સમય આપે છે. પરિસ્થિતિ એવી છે, ઉનાળાનો સમય છે અને જે ટાંકીમાંથી જે પાણી આવે છે એનું પ્રેશર વધારે હોય છે અને સબમાંથી આવે છે એનું પ્રેશર ઘટી જાય છે. અને વારંવાર ઘણા વર્ષોથી અમારા વિસ્તારમાં લોકો રજૂઆત કરતા આવે છે. એના લીધે કમિશનરશ્રીને પત્ર લખે છે કે જે પણ ઇજારદારને આપણે કામ આપ્યું છે વહેલી તકે સમય મર્યાદામાં નથી કર્યું ને વધારે સમય થઈ ગયો છે, આજ દિન સુધી નથી પૂર્ણ થયું ને હજુ એવું કહેવામાં આવે છે કે હજુ 2-3 મહિના લાગશે. તમે સમજી શકો, ઉનાળાનો સમય છે, પાણીની અછત પડતી હોય છે અને વારંવાર રજૂઆત થાય છે અમારા વિસ્તારમાં. સાથે સાથે અમારા વિસ્તારમાં જે બીજી ટાંકી લાલબાગ ટાંકી એ જર્જરિત હોવાના લીધે એક બંધ કરી દેવામાં આવી છે. એટલે એ વિસ્તારમાં પણ હવે જે પ્રેશરથી પાણી આવતું હતું એ પણ ઓછું થઈ ગયું છે. એટલે જેલ ટાંકીનું કામ પૂર્ણ થાય તો અમારા બાજુના વિસ્તારમાં પણ એનો ધક્કો વાગે પાણીનો, એના લીધે એ વિસ્તારમાં બી પૂરતા પ્રેશરથી પાણી મળે. પણ હવે બેઓ ટાંકી બંધ હોવાના લીધે આખા અમારા વિસ્તારમાં દાંડિયા બજાર વિસ્તાર હોય, ખાડિયાપોળ નંબર 1, 2, હાથીપોળ, ડેરાપોળ, સિયાબાગ વિસ્તાર, નવાપુરા વિસ્તાર, બધી જગ્યા ઓછા પ્રેશરથી આવે છે. એટલે વહેલી તકે જે ઇજારદાર છે ને વહેલી તકે ઉનાળા પહેલાં કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવે તો વિસ્તારના લોકોને પૂરતા પ્રેશરથી પાણી મળે, એના લીધે કમિશનરશ્રીને પત્ર લખ્યો છે. गुजरात की कला नगरी वडोदरा के जाने माने तस्वीरकार ज्योति भट्ट के 90वें जन्मदिन पर खास आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित सभी ने उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दी। गुजरात की कला नगरी वडोदरा के जाने माने आर्टिस्ट और तस्वीरकार ज्योति भट्ट ने 90 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर एक विशेष आयोजन वडोदरा के होटल सूर्या पैलेस के द ग्रैंड बॉल रूम में किया गया, जिसमें परिवारजनों, दोस्तों और शुभचिंतकों ने उन्हें जन्मदिन की बधाइयां देते हुए स्वस्थ जीवन की कामना की।
बर्थडे के दिन अभी ये जो पूरा जनरेशन है ना, उनके लिए बोलना बहुत इतना अचीव किया है उन्होंने, और इतने डाउन टू अर्थ जो पूरा जनरेशन है, तो उनके बारे में हम ऐसा विश करते हैं ऐसे लोग 100 साल 150 साल जिए और हमको इंस्पिरेशन देते रहे। बिकॉज पूरी गैलरी में 25 ईयर्स से चला रहा हूँ और मेरे भी टीचर रहे थे, बट सबसे ज़्यादा जो व्यूइंग में देखे तो गैलरी में सबसे ज़्यादा जो आने वाले आर्टिस्ट थे वो ज्योति भट्ट है। और जब भी आते तो आर्टिस्ट को इंस्पायर करते रहते, छोटी छोटी चीज़ को लेके वो खुद भी सीखते हैं आर्टिस्ट के पास। तो ऐसा मीन्स इनका जो अचीवमेंट है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और ये 90 ईयर्स के जो उनका सेलिब्रेशन है, हम विश करते हैं कि वो 100 ईयर्स क्रॉस करें, हम सभी को इंस्पिरेशन देते रहे। देश की सीमा से सटे गांव के नागरिकों में सुरक्षा की भावना जगाने के आशय से गुजरात के कच्छ में बीएसएफ द्वारा सिविक एक्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी ऐतिहासिक विरासत को हेरिटेज के रूप में देश दुनिया ने जाना है। ऐसे कच्छ के धोरडो में 03 बटालियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भूज सेक्टर के डीआईजी अनंत सिंह की उपस्थिति रही। सीमावर्ती गांव में नागरिकों के दिल में देश की सुरक्षा की भावना जगाने और गांव के लोगों को सहायता करने के उद्देश्य से इस सीमा सुरक्षा दल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई गांव के सरपंच, शिक्षक और छात्र उपस्थित रहे। इस मौके पर छात्रों को कंप्यूटर, प्रिंटर, आरओ वाटर मशीन, टेबल, कुर्सी, अलमारी, स्टेशनरी, स्कूल बैग, फैन, वाटर कूलर जैसी वस्तुएं भी भेंट स्वरूप दी गई। जो सेंट्रल से फंड मिलता है सिविक एक्शन का, 3 बटालियन को इस साल में लगभग 4,80,000 रुपए सिविक एक्शन के लिए आवंटित किए गए। उसमें इस क्षेत्र में धोरडो के आसपास में जो भी स्कूल हैं, कुल 6 स्कूलों के लिए उन्होंने मांग पहले जांच की उनकी कि उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, जिसमें पीने के पानी के लिए आरओ, जो उन पास कंप्यूटर हैं उसके लिए प्रिंटर्स, मोनोब्लॉक, कुर्सियां, खेल का सामान, क्रिकेट किट, बच्चों के लिए सामान और साथ ही साथ विद्यालय के लिए भी मूलभूत सामान जो उनकी आवश्यकताएं थी, उसी अनुसार 6 विद्यालयों के लिए इन्होंने परचेज किया और आज उसे यहाँ वितरित किया है। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के सभी वरिष्ठ लोग, जिसमें सरपंच मियां हुसैन जी उपस्थित हुए, अन्य गांव के भी सरपंच लोग उपस्थित हुए, सभी स्कूलों के टीचर्स आए और ये कार्यक्रम कार्यवाहक समादेष्टा श्री मनोज राय के सुपरविजन में उनके सभी अधिकारियों ने एक बहुत व्यवस्थित तौर पर आयोजित किया है। गुजरात के महानगर राजकोट में कॉरपोरेशन के अधिकारी के रूप में पहचान देकर हजारों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। राजकोट की श्रद्धानगर में रहने वाले अरविंद मोलिया अटीका इलाके में अपना बिजनेस करते हैं। एक शख्स ने महानगर पालिका के अधिकारी के रूप में अपनी झूठी पहचान देकर उनका 1.56 लाख का टैक्स बाकी होने की बात कहते हुए 80,000 में सेटलमेंट की बात पर 77,000 की धोखाधड़ी की है। इतना ही नहीं, इस शख्स ने कॉरपोरेशन की नकली टैक्स रिसिप्ट भी दी है। इस मामले पीड़ित साइबर क्राइम पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है। मैंने कॉर्पोरेशन में साहेब આવ્યા છે એમ કરીને મને કે 1,56,000 રૂપિયા તમારા બાકી છે, અત્યારે તાત્કાલ તમારે ભરવાના છે। મેં કીધું મારા આગળ પૈસા છે નહીં, તો કે કાલે તમે ભરશો, તો કે ના, કે 80,000 ભરી દો તો હાલશે। મેં કીધું 80,000 મારા આગળ છે નહીં, તો કે કાલ સવારે હું તમારી પહોંચ લેતા હોય ને ભરવાના છે, નકર તમારું કારખાનું સીલ કરી દઈશું। એટલે બીજે દી સવારે એ ભાઈ આવી તો પહોંચ લઈ આવી, પહોંચ આપી મને મોબાઈલમાં, એટલે મેં મોબાઈલમાં નાખ્યું, કીધું ભાઈ કોણ છે, સાચા એક ખોટા, તો RMC લખાઈને આવ્યું। એટલે ભાઈ સાચું, આપણે કે સાચું, એટલે મારા કંઈ પૈસા ન થયા 80,000 રૂપિયા, 77,000 થયા હતી। એ ભાઈને મેં 77,000 રૂપિયા રોકડા આપ્યા। RMCના કર્મચારી, આપણે કે RMCના કર્મચારી છે, અને મેં કીધું આટલા બધા પૈસા રોકડા, તો કે સાહેબે મને મોકલો છે અને અત્યારે જ ભરવાના થઈ। ટેક્સની ઝુંબેશ ચાલી રહી છે, પરંતુ જે મહાનગરપાલિકાના અધિકૃત અધિકારી કર્મચારી હોય છે એ લોકો મારફતે આ કામગીરી થતી હોય છે। અને મેં વાત કરી એમ, જ્યારે ફિલ્ડમાં આપણે કોઈ પણ આપણા અધિકારી કર્મચારી જતા હોય છે ત્યારે ક્યારે પણ એ રોકડમાં ટેક્સની વસૂલાતનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી। જે રોકડમાં ટેક્સની વસૂલાત, ટેક્સ પે કરવાનું થતું હોય છે, એ જે આપણા ટેક્સ કલેક્શન સેન્ટર છે એની જે વ્યવસ્થાઓ છે ત્યાં જે કરવાનું થાય છે,
એટલે આવી રીતના જે પણ કોઈ સ્થાનિક લેવલે આપને કદાચ એવી માગણી કરતું હોય તો ચોક્કસપણે એ નજીકના બોર્ડ ઓફિસમાં એ ધ્યાન ઉપર મૂકવાનું રહે છે. અને મેં વાત કરી એમ જે સ્થાનિક લેવલે જે સીલિંગ વગેરેની કાર્યવાહીને બધું આપણે કરતા હોઈએ છીએ એ દરમિયાન ચોક્કસપણે આપણો આગ્રહ ડિજિટલ મોડથી ચેક વગેરેના મોડથી જ આપણો રહેતો હોય છે. એટલે એ રોકડનો આગ્રહ ક્યારે પણ નથી રહેતો હોતો. રોકડમાં જે પણ જમા કરવાનું થતું હોય છે આપણું જે ટેક્સ કલેક્શન સેન્ટર છે એ ટેक्स कलेक्शन सेंटर ऊपर જ કરવાનું થતું હોય છે. गुजरात के वडोदरा में बड़ौदा हार्ट इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने एडवांस मेडिकल साइंस की ट्रीटमेंट से 41 साल की महिला को नया जीवन दिया है. वडोदरा की 41 वर्षीय महिला छाती में दर्द और सांस की तकलीफ की दिक्कत के साथ बड़ौदा हार्ट इंस्टीट्यूट में भर्ती हुई थी. उनकी स्थिति काफी क्रिटिकल थी. ऐसे में बड़ौदा हार्ट इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम ने समय रहते निदान कर आधुनिक मेडिकल ट्रीटमेंट का इस्तेमाल कर महिला की जान बचाई है, जिस पर बड़ौदा हार्ट इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने जानकारी दी. આ પેશન્ટ જે અમારી પાસે આવેલું એની કન્ડિશન બહુ જ ગંભીર હતી. પેશન્ટનું બીપી બહુ ઘણું ઓછું હતું અને એને મેસિવ હાર્ટ એટેક આવેલો. આવા ટાઈપના દર્દીઓમાં 50% કરતાં વધારે મૃત્યુ થઈ જતી હોય છે. આ કેસમાં આપણે ઇમરજન્સીમાં એન્જિયોગ્રાફી ને એન્જિયોપ્લાસ્ટી માટે પેશન્ટને લીધેલું હતું. એન્જિયોગ્રાફીમાં આપણને ખબર પડી હતી કે જે હૃદયની નળી બંધ હતી એમાં સારા એવા લોહીના ગઠ્ઠા જામી ગયા હતા. એ લોહીના ગઠ્ઠા કાઢવાનો અમે ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો, જે આપણી કન્વેન્શનલ પદ્ધતિઓ હોય એનાથી. થ્રોમ્બસ એસ્પિરેશન જે આપણે કહીએ છીએ એનાથી અમે પ્રયત્ન કર્યો, બલૂનિંગ કર્યું, પણ તે છતાંય આ નળી ખુલી ન હતી. એટલે ઇમરજન્સીમાં ડિસિઝન લેવામાં આવ્યું હતું કે આપણે કોરોનરી મિકેનિકલ થ્રોમ્બેક્ટમીનો ઇસ્તેમાલ કરીશું, જેનાથી અમને ખૂબ જ સારું રિઝલ્ટ મળેલું અને હૃદયનો પમ્પિંગ ઘણું ઇમ્પ્રૂવ થયું. આ કરવા પછી હૃદયનો બ્લડ ફ્લો બી કમ્પ્લીટલી ઇમ્પ્રૂવ થઈ ગયો હતો. જે મેડિકલ લેંગ્વેજમાં કહીએ ટીમી 3 ફ્લો એ એસ્ટાબ્લિશ થઈ ગયો હતો. પેશન્ટ બી ખૂબ જ સારું રિસ્પોન્સ કરેલું પેશન્ટે. પેશન્ટ 3 થી 4 દિવસમાં ઘરે જતું રહ્યું હતું અને અઠવાડિયા પછી ફોલોઅપમાં આવ્યું ત્યારે પેશન્ટ ઓલમોસ્ટ નોર્મલાઇઝ થઈ ગયું હતું. પેશન્ટને કોઈ તકલીફ ન હતી. આપણે એક નવી પદ્ધતિથી બરોડા હાર્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં એક દર્દીનો ઉપાય કરવામાં આવ્યો છે. જે દર્દી એક મેસિવ હાર્ટ એટેક સાથે આવ્યા હતા અને જનરલી આ પ્રકારના હાર્ટ એટેકમાં દર્દીના કોમ્પ્લિકેશન થઈ, હાર્ટ એટેકની કોમ્પ્લિકેશન થઈ અને એમને જિંદગી જોખમમાં મુકાય એવા ચાન્સ 50-60% આસપાસ રહેલા હોય છે. આપણે નળી ખોલવાનો પ્રયત્ન તરત જ ચાલુ કર્યો, પણ તેમ છતાં પણ જે કન્વેન્શનલ રીત છે, બલૂન કર્યા, સક્શન કેથેટર કર્યા, તેમ છતાં પણ લોહીનું જે ભ્રમણ હતું નળીઓમાં એ લોહીના વધારે બધા ગઠ્ઠા હોવાને કારણે આપણે ચાલુ કરી શક્યા ન હતા. એટલે આ સ્પેશિયલ પ્રકારનું જે સાધન છે જેને પેનિમ્બ્રા સક્શન કેટ RX સિસ્ટમ કહેવાય છે, જેનાથી આપણે આ લોહીના ગઠ્ઠા દૂર કરવાનો ટ્રાય કર્યો અને એનાથી જે લોહીના વધારે બધા ગઠ્ઠા હતા તરત જ નળીમાંથી ક્લિયર થઈ ગયા અને નળી ક્લિયર થતાં આપણે સ્ટેન્ટ મૂકી અને જે રુધિરાભિસરણ તંત્ર હતું અથવા જે લોહીનો પ્રવાહ હતો એ પૂર્વવત ચાલુ કરવામાં આવ્યો હતો અને આનાથી દર્દીને ઘણી જ મદદ મળી હતી અને એમનો જીવ બચાવવામાં મદદરૂપ થઈ હતી. દર્દી 1-2 દિવસ આઈસીયુમાં રાખ્યા પછી સામાન્ય રીતે જે પણ કોમ્પ્લિકેટેડ કોર્સ હોય છે એવો કોર્સ બિલકુલ ના થયો અને સરસ રીતે રિકવર થઈ ગયા અને સામાન્ય કોર્સમાં જ ઘરે એમને રજા આપવામાં આવી. હાર્ટ એટેક જ્યારે પણ આવે ત્યારે ટાઈમ ઇઝ વેરી ઇસેન્શિયલ. એટલે હાર્ટ એટેકની ટ્રીટમેન્ટમાં એઝ અર્લી એઝ પોસિબલ આપણે ટ્રીટમેન્ટ કરવાનું નક્કી કરીને ડૉક્ટરને ટ્રીટમેન્ટ કરવા કન્સેન્ટ આપીએ અને ટ્રીટમેન્ટ પૂરી કરીએ એ બહુ જરૂરી છે. કારણ કે હાર્ટ એટેકમાં એવરી મિનિટ ઇઝ મસલ. એટલે જેટલું આપણે ટાઈમ બગાડીએ એટલું હાર્ટને ડેમેજ વધતું જાય અને એકવાર થયેલું ડેમેજ પછી ગમે તે રીતે રિકવર થઈ શકતું નથી. એટલે ખરેખર જો ઇમરજન્સી હોય અને હાર્ટ એટેક હોય तो આપણે તાત્કાલિક એની एंजियोप्लास्टी सारवार करवी बहुत जरूरी હોય છે. उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भ्रष्टाचार के विरोध में किसानों ने भीख मांगकर विरोध प्रदर्शन किया. उत्तर प्रदेश के बिजनौर में किसानों ने जजी चौराहे से कलेक्ट्रेट स्थित चकबंदी विभाग कार्यालय तक भीख मांगी. भीख में मिली धनराशि विभाग के बाबू के आगे रखकर किसानों ने चकबंदी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया. दरअसल उत्तर प्रदेश के बिजनौर में चकबंदी विभाग पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं. ऐसे में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश युवा अध्यक्ष चौधरी दिगंबर सिंह के नेतृत्व में किसानों ने भीख मांगकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ स्लोगन लिखी हुई तख्तियां गले में डालकर हाथों में कटोरा लेकर किसानों ने बाकायदा भीख मांगी और भीख में एकत्रित धनराशि चकबंदी विभाग कार्यालय के टेबल पर रखकर उनके रुके हुए कार्य पूरे करने की मांग की. तो हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया था कि उत्तम खेती, मध्यम बान, अधम चाकरी और भीख निदान. भीख सबसे आखिरी रास्ता था इस बात का कि कैसे जीवन यापन किया जाए. लेकिन इस जनपद में बैठे हुए जो बेईमान अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो किसानों को इस तरह से लूटा जा रहा है,
कि अगर चकबंदी विभाग की हम बात करें तो चकबंदी विभाग में किसानों को पैसे लेकर मोटी मोटी रकम उन तक खा ली गई है और उनकी अगर 5 बीघे जमीन थी तो वो जमीन 3 जगह कर दी गई है। और अब सुनने में आया कि चकबंदी अधिकारी का यहाँ से ट्रांसफर भी हो गया, तो वो डकैती घेर कर यहाँ से चला गया दूसरे जिले में। किसान बर्बाद हो गए। यहाँ हमारे साथ किसान भी है, वो आत्महत्या के कगार पर है। तो अब आज भीख मांग कर उसका पेट भरने का काम किया जाएगा। भीख मांगी गई है उस अधिकारियों के लिए। यहाँ बैंक के पीड़ित लोग हमारे साथ हैं कि बैंक के अधिकारियों ने कुछ दलालों के साथ मिलकर उनके कृषि कार्डों में से पैसे निकाल कर खा गए। इनके पास रिकवरी गई अब किसानों के पास, तो ये किसान आत्महत्या करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो ये बेईमान जो भ्रष्ट व्यवस्था है, जो सरकार की नीति रीति है जीरो टॉलरेंस की और ये भ्रष्टाचार मुक्त करने की, तो उस भ्रष्टाचार पर इन अधिकारियों ने इस तरह से कुंठा मारे बैठे हैं कि इस तरह से लूटपाट कर रहे हैं, इस तरह से डकैती कर रहे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो आज जब मन ज्यादा दुखी हुआ, मन विचलित हुआ, तो मैं कटोरा लेकर बाजार की तरफ निकला और बाजार में भीख मांग कर इन अधिकारियों का पेट भरने का काम करने की एक कोशिश है कि इन अधिकारियों का पेट भर जाए। और ये क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक ये अधिकारी ये नहीं कह देने के हाँ हमारे पास धन बहुत आ गया, क्योंकि हमारे पास रहा तो है नहीं। जमीन इन्होंने लूट ली, पाट ली, तो पैसे हमारे पास नहीं है, कुछ नहीं है। तो अब भीख मांग कर इन्हें देखकर इनका पेट भरने का काम करने की एक कोशिश करने का मात्र की है। गुजरात के वडोदरा में कपुराई चौकड़ी निकट वडोदरा जिला भाजपा के कार्यालय वंदे कमलम का लोकार्पण किया गया है। वडोदरा के कपुराई चौकड़ी निकट वडोदरा जिला भाजपा द्वारा नया कार्यालय बनाया गया है, जिसके लोकार्पण के लिए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल और प्रदेश उपाध्यक्ष गोवर्धन जड़फिया उपस्थित रहे। 32 साल बाद जिला भाजपा को खुद का कार्यालय मिला है, जो 9 करोड़ की लागत से बनाया गया है और यहीं से अब चुनावी गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा। साथ ही इस मौके पर खेती बैंक के वडोदरा जिला कार्यालय का लोकार्पण भी किया गया। दुनिया એટલા જ માટે કેમ કહે છે, અલગ અલગ દુનિયાના મહા સત્તાધારી રાષ્ટ્રો પણ એમ કહે છે, એના રાષ્ટ્ર પ્રમુખો પણ કહે છે કે મોદી છે તો મુમકિન છે। મોદીની ગેરંટી એટલે પથ્થરની લકીર। આમાં તો તાળી પાડો, મોદીની વાત છે। આમાં કોઈ સતીશભાઈની વાત નથી કરતો। મોદીની ગેરંટી એટલે बोलो તમે બોલો, પથ્થર की લકીર। મોદી ગેરંટી એટલે કામની ગેરંટી। આવી વિસર્જિતા જો આખા દેશમાં જે રીતે રાજકીય કાર્યકર્તાઓ અને નેતાઓનું ધોવાણ થયું હતું, અભી બોલા અભી ફોક જેવી સ્થિતિ હતી, એમાં ફરીથી રાજકીય કાર્યકર્તાને આગેવાનોને વિસર્જિતા જો કોઈ પાછી લાવ્યા હોય તો આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ લાવ્યા છે। देश અને દુનિયામાં એવું કહેવાય છે કે નરેન્દ્ર મોદી ભલે રાજકીય નેતા છે, પણ જે કરશે એ જ બોલશે અને જે બોલશે એ જરૂર કરશે। એ પ્રકારની વિશ્વસનીયતા મોદી સાહેબ લાવ્યા છે। इस दौरान गुजरात के भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल की स्पीच के वक्त ही एक व्यक्ति ने खटंबा में स्कूल बनाने की पाटिल से मांग भी की, जिस पर CR पाटिल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कई वादा ने स्कूल पर बनाई देशो डॉक्टर स्कूल एक वर्ष की कंप्लेंट करो छो। कई वादा ने जल्दी करावी देशो, स्कूल नो पण आयोजन करावी देशो। अटकमामा बिल्कुल स्कूल નથી, स्कूल वगैरह બધા प्राइवेट। एक बार કહો ને તમને પછી તમે। इस मौके पर वडोदरा सांसद रंजनबेन भट्ट, वडोदरा जिला भाजपा अध्यक्ष सतीश पटेल, विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, वडोदरा की मेयर पिंकी सोनी, छोटा उदयपुर सांसद गीता राठवा, विधायक केतन इनामदार, शैलेश मेहता, पूर्व विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। देखो, कांग्रेस पार्टी ने ઉમેદવારોની ચયન પ્રક્રિયા ચાલુ છે અને એ લોકો અહીંના કાર્યકરો જે ખાસ કરીને કોંગ્રેસમાં લોકસભા લડે એવા જે ઉમેદવારો હતા એ ઉમેદવારો આજની તારીખમાં રહ્યા નથી। હાલમાં સુખરામભાઈ રાઠવા એક ઉમેદવાર તરીકે છે અને અમે લોકો ભારતીય જનતા પાર્ટી જોઈન કરી છે, એટલે અમે લોકો ભારતીય જનતા પાર્ટીની સાથે એકમેક થઈને ખભે ખભા મિલાવી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના સંગઠનને અમે લોકો મજબૂત કરવાના। એમાં જે કોઈ ઉમેદવાર લોકસભાનો ભારતીય જનતા પાર્ટી પાર્લામેન્ટરી બોર્ડ નક્કી કરે અને અમે લોકો સાથે રહીને ટેકો કહીને જીતાડવાની કોશિશ કરવાના છે। રાહુલ ગાંધીની યાત્રાથી માનો છો ફેર પડશે કે કોંગ્રેસને? રાહુલ ગાંધીની યાત્રાથી કોઈ ફેર પડે એવું લાગતું નથી।
એટલા માટે કે ગ્રામીણ વિસ્તારની અંદર ખાસ કરીને ટ્રાઇબલ બેલ્ટની અંદર પણ માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી વડાપ્રધાન શ્રી ભારત સરકારની અનેકવિધ યોજનાઓ ગ્રામીણ વિસ્તારના ખેડૂતોથી લઈને તમામ લોકોને નાના મોટા જે ઉદ્યોગ ધંધા વેપારીવાળા લોકો છે, ખેડૂતો છે, એના માટેની અનેક ઉત્કર્ષની યોજનાઓ ચાલુ કરી છે. એટલે હવે એમાંથી એ લોકો કંઈ બહાર નીકળવાની કોશિશ કરતા નથી અને એ હિસાબે અમે લોકો પણ અમારું જે સંગઠન હતું એની અંદરથી લોકો પણ બીજેપીમાં માને. મને પણ કહેતા હતા કે નારાયણભાઈ તમે લોકો ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડી જઈએ આપણે સાથે બધા અને કોંગ્રેસમાંથી નીકળી અને એક મુખ્ય ધારાસભ્ય વિકાસની ગતિ છે એની સાથે મળી અને એક મેક થઈને આપણે ચૂંટણી લડીએ એ રીતે અમે લોકો નિર્ણય લીધો છે. કોંગ્રેસને સીટો નહીં મળશે ગુજરાતની અંદર. ભારતીય જનતા પાર્ટી ફરીથી 26 બેઠકો લેશે અને લોકોનો જે ગુજરાતની અંદર જે ટોન છે, લોકોની જે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં વિશ્વાસ સંપાદન થઈ ગયો છે એને વાળવું મુશ્કેલ છે અને કોંગ્રેસ પાર્ટીની એક પણ સીટ નહીં આવે. અહીંયા ભારતીય જનતા પાર્ટીની ગયા વખતે 26 સીટ આવેલી એવી જ રીતે 26 સીટ આવશે. તમે દાવેદારી કરવાના છોટાઉદેપુર માટે અમે કોઈ દાવેદારી કહી નથી. અમે લોકો બિનશરતી ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાયા છે. પાર્ટી ટિકિટ આપે તો તમે તૈયાર છો ચૂંટણી લડવા? પાર્ટી જે આદેશ આપે, પાર્લામેન્ટરી બોર્ડ અને પાર્ટીના તમામ વરિષ્ઠ આગેવાનો જે રીતે નક્કી કરશે એ રીતે અમે લોકો એનું પાલન કરીશું. મોકો આપે તો ચૂંટણી લડવા તૈયાર? મોકો આપે તો પાર્ટી आदेश करे ये प्रमाणे चालीसूँ. लोकसभा चुनाव नजदीक है और इसी बीच गुजरात के भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल की उपस्थिति में वडोदरा में युवा मोर्चा विलीनीकरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया. गुजरात के वडोदरा में विद्यार्थी विकास संघ का भारतीय जनता युवा मोर्चा वडोदरा महानगर में विलीनीकरण हुआ है. साथ ही इस मौके पर मतदाता युवाओं को कॉफी कूपन वितरण का कार्यक्रम गुजरात अध्यक्ष CR पाटिल की उपस्थिति में आयोजित किया गया. इस मौके पर गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, सांसद रंजनबेन भट्ट, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे. इस मौके पर MS यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र भी भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं, जिन्हें खेस पहनाकर पार्टी में वेलकम किया गया. पक्ष जोड़ो अभियान अंतर्गत वडोदरा शहर में आदरणीय प्रदेशना अध्यक्ष श्री CR पाटिल साहेबनी उपस्थितिमां वडोदरा शहरना अध्यक्ष श्री डॉक्टर विजयभाई शाह साहेब, सांसद श्री रंजनबेन, दंडक श्री बाळुभाई, धारासभ्य श्री तमामना उपस्थितिमां आजे विद्यार्थी विकास संघ जे MS यूनिवर्सिटीनो एक प्रख्यात संघ है जे विद्यार्थीओ माटेनो अवाज उठावतो आव्यो छे. साथे साथे एमना जे नेता छे विकासभाई दुबे एमना माध्यमथी मोटी संख्यामां युवानो आजे भारतीय जनता युवा मोर्चाना माध्यमथी भारतीय जनता पार्टी साथे जोડાયા છે. ત્યારે તમામ નવા કાર્યકર્તાઓને હું અભિનંદન પાઠવું છું અને શુભેચ્છાઓ આપું છું. આ ઇલેક્શન આ વખતે ફર્સ્ટ ટાઈમ વોટર પર ખાસ કરીને મોદી સાહેબ જેમ કહે છે કે મારી માટે 4 જાતિ સૌથી વધારે મહત્વની છે. એમાં સૌથી પહેલું યુવા છે, બીજું મહિલા છે, ત્રીજું ખેડૂત છે અને ચોથો ગરીબ છે. આ 4 જાતિમાંથી એક યુવા જાતિ જે એમને માને છે મોદી સાહેબ, જેની માટે સતત છેલ્લા 10 વર્ષથી રાષ્ટ્રીય સ્તર પર અલગ અલગ એમના યોજનાઓનું લોકાર્પણ કર્યું છે. એ યોજનાઓ પણ એમને લાભ મળે અને આવનારા સમયમાં જ્યારે 25 વર્ષ પછી જ્યારે ભારતને આઝાદીને 100 વર્ષ પૂરા થશે તો આઝાદ ભારતના 100 વર્ષ પૂરા થાય ત્યારે આ યુવાનો ગર્વથી કહી શકે કે અમે પણ મોદી સાહેબની ત્રીજી ટર્મમાં અમે 100% मतदान કર્યું હતું અને મોદી સાહેબના હાથ મજબૂત કરીને 400 પારનો જે સ્લોગન છે એને સાર્થક કરવામાં અમારું પણ યોગદાન હતું. એ આજે એમને વાત કરવામાં આવી છે અને પાટીલ સાહેબે અલગ અલગ યોજનાઓના માધ્યમથી શું યુવાનો માટે કેન્દ્ર સરકાર હોય કે રાજ્ય સરકાર એમને શું કામગીરી કરી છે એ પણ એમને વિસ્તૃતમાં જાણકારી આપી છે અને એમને પોતાના ગ્રુપમાં પણ આ વાત લઈને જાય, વડોદરાના અલગ અલગ વિસ્તારમાં રહેતા લોકો આ જન સુધીને વાત પહોંચાડે એની માટેનું આજે જે એમને માર્ગદર્શન આપ્યું એ બદલ એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. उत्तर प्रदेश के उन्नाव पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 241 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. लोकसभा चुनाव के चलते भाजपा सरकार ने सभी राज्यों में विकास कार्यों को तेजी दे दी है. इसी के तहत उन्नाव के फतेहपुर 84 क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत करते हुए 241 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इस मौके पर सांसद साक्षी महाराज, भाजपा के विधायकों और नेताओं की उपस्थिति रही. आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अहर्निश प्रयास करना है. बांटने वाली ताकत
ताकतों से सावधान रह करके एकता और एकात्मता के लिए कार्य भी करना है और अपने नागरिक कर्तव्यों का भी निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करना है। नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन तभी हो पाएगा जब व्यक्ति संविधान पर विश्वास करेगा। नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन व्यक्ति तभी कर पाएगा जब उसके लिए देश सर्वोपरि हो। हम सबका लक्ष्य होना चाहिए, पहले मेरे लिए देश होगा। जब इस लक्ष्य को लेकर के हम कार्य करते हैं तो फिर वह देश आगे बढ़ता है। आज भारत पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की जिस नित नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दिया, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। हमारा भारत पहले दुनिया में सम्मान नहीं था, लोग हंसते थे, तमाम प्रकार की टिप्पणी करते थे। पिछले 10 वर्ष में भारत ने विकास की एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की। पिछले 10 वर्ष में भारत आज दुनिया में नेतृत्वकर्ता के रूप में दिखाई दे रहा है और इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। जिस ब्रिटेन ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया, आजादी के अमृत महोत्सव में हमने उस ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को स्थापित करने का कार्य किया। किसी भी देश के लिए गौरवशाली हो सकता है और ये आगामी कार्य योजना को भी हमारे लिए आह्वान करने के लिए अमृत महोत्सव हम सबको एक नया आह्वान कर रहा है। अमृत काल का ये द्वितीय वर्ष प्रारंभ होने वाला है। इन सभी वर्षों के अंदर हम सबको इस संकल्प के साथ आगे बढ़कर के काम करना है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना। ये थी दिन भर की खबरें वीएनएम न्यूज स्टूडियो से। वीएनएम टीवी की सारी खबरें आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी और वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं खबरें, अपडेट्स और शोज। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।